नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक फेसबुक पोस्ट वीडियो बना के डाला था, जिसमें मैंने मेरे मन में कंसर्न डेवलप हुआ था कि ऐसा लग रहा था कि न्यूरो स्ट्रोक्स बहुत ज़्यादा इनकी संख्या फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो मैंने इस बारे में अपनी जो कंसर्न थी वो आप लोगों के साथ फेसबुक के द्वारा वीडियो के द्वारा माध्यम से साझा करी थी। इसको मैं उस वीडियो को देख के कई लोगों ने उस पर कमेंट किया, कई लोगों ने लाइक किया और कई लोगों ने मुझे फोन करके भी उसके बारे में पूछा। तो मुझे ऐसा लगा कि इस जानकारी को और लोगों तक भी पहुंचाया जाए, और जो मुझसे कोई किसी ने अलग से फोन करके पूछा है तो उस जानकारी को कैसे मैं मतलब आप तक पूरी जानकारी देने की कोशिश करूं। तो ये डिसाइड किया गया कि जो इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स टीम इनके साथ इस पे काम करती है, उनको साथ लेके बैठा जाए, उनके साथ ये जानकारी को आपके साथ साझा करूं। तो आज अपने साथ में हमारे साथ में है डॉक्टर अरुण शर्मा, जो डायरेक्टर क्रिटिकल केयर है, डॉक्टर दीपक गर्ग जो न्यूरोसर्जन है, और डॉक्टर राखी शर्मा जो न्यूरोलॉजिस्ट है। ये तीनों ही अपने अपनी फील्ड में जाने माने हैं, एक्सपर्ट हैं, और लोग इनको इस परेशानी के वक्त तुरंत याद करते हैं, और इनके पास मतलब इस चीज के लिए रेगुलर में ही काफी मरीज आ रहे हैं। मैं डॉक्टर अरुण सर, दीपक सर और राखी मैडम से इस चर्चा को आगे ले जाते हुए पूछना चाह रहा हूं, जैसा मैंने उधर भी मेंशन किया था कि ये जाता था पर अब अर्ली एज ग्रुप्स में भी देखा जा रहा है। तो क्या आपको लगता है, पहली बात तो, कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, और फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो किस एज ग्रुप में बढ़ रही है, और इसके क्या आंकड़े अवेलेबल है, या अपने हॉस्पिटल में रूमटो हॉस्पिटल में इसमें क्या आपने देखा है? अभी आजकल क्या है कि जो भी अपने हॉस्पिटल के इंसिडेंट्स देखें या अपन आसपास जैसे कभी किसी का क्वेरीज आती है हमारे पास, हम उनसे देखें तो अभी थोड़ा सा इसमें शिफ्ट देखा गया है। पहले ओल्ड पे पर्सन्स में होते थे स्ट्रोक ज़्यादा, लेकिन अभी हमारे जो यहाँ पे और जो भी अपने क्वेरीज में है कि यंग पेशेंट में हीमोरेजिक स्ट्रोक भी बढ़े हैं, इस्चेमिक स्ट्रोक भी बढ़े हैं, मतलब दोनों लकवे का केसेस बढ़े हुए हैं। अब उसका कारण एक हो सकता है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, थोड़ा कोविड के बाद अवेयरनेस भी इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से लोग हॉस्पिटल ज़्यादा पहुंच रहे हैं, और उसकी वजह से हो सकता है। कुछ लोग अभी ये ग्रे जोन में है कि अपन कोविड वैक्सीन या कोविड से रिलेटेड करें, कि कुछ रिपोर्ट्स बोलती है कोविड की वजह से है, कि कोविड वैक्सीन की वजह से है। वो अभी अपन ऐसे नहीं कह सकते कि प्रॉपरली कोई भी रिसर्च उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाई अभी तक। लेकिन हाँ, कि यंग पेशेंट्स में इंक्रीज हुए हैं केसेस, तो हो सकता है कि ये कोविड वैक्सीन से रिलेटेड हो, कोविड-19 से, या जनरल अवेयरनेस की वजह से, जो हमें अभी लगता है कि अवेयरनेस भी बढ़ी है, तो उसकी वजह से लोग ज्यादा आ रहे हैं। किस एज ग्रुप को आप यंग एज में मान रहे हैं, मतलब किस एज ग्रुप में ज्यादा पाया जा रहा है? अभी तो 30s 40s में भी केसेस देखे गए हैं, जो कि इवन 25-26 ईयर्स के पेशेंट्स को भी देखा गया है कि इतने पेशेंट्स में, यंग पेशेंट्स में भी इस एज ग्रुप में पहले तो अपने सुनने में नहीं आती थी, सुनने में सर कम होते थे, रेयर थे, बहुत रेयर केसेस थे, जो अब फ्रीक्वेंसी काफी नजर आने लगी है। ठीक है, तो इसकी अर्ली वार्निंग्स क्या होती है, मतलब क्या ये वार्निंग होती भी है, या पेशेंट के सीधे स्ट्रोक आ ही जाता है? तो इसकी कोई अर्ली वार्निंग्स होती है, सिग्नल्स होते हैं जो पेशेंट या फैमिली अगर जब उसको देखे तो वो इसको आइडेंटिफाई करके मतलब उसमें क्या नाम है कि तुरंत एक्शन ले सके, या कितनी गंभीरता से उसको लेना चाहिए? सर मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में अर्ली साइंस नहीं होते, स्ट्रोक सडन होता है। बट कुछ पेशेंट्स में साइंस होते हैं जिनको हम टीआईए कहते हैं, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। तो उसमें कोई भी एक सिम्टम्स आता है और फिर वो पेशेंट ठीक हो जाते हैं, पेशेंट उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन उन पेशेंट्स में विद इन 3 मंथ्स दोबारा स्ट्रोक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। 6 में से 1 पेशेंट को 3 मंथ्स के अंदर अंदर स्ट्रोक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कभी भी ये टीआईए का सिम्टम्स किसी भी मरीज को आए तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसके लिए भी तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। अच्छा, टीआईए का ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक, इसमें सिम्टम्स स्ट्रोक के आते हैं, मुंह टेढ़ा हो सकता है, हाथ में वीकनेस आ गई, कोई बैलेंस में दिक्कत हो गई, बोलने में दिक्कत हो गई, लेकिन वो ठीक हो जाता है विद इन 24 आवर्स, ठीक हो जाता है, मोस्टली विद इन 1 आवर ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए मरीज अस्पताल नहीं जाते, उसको इग्नोर कर देते हैं, बट उससे उनको बड़ा स्ट्रोक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपका कहने का मतलब है, जब टीआईए आया है तो उसके बाद कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में है जो अभी एक्शन और करेगा, तो टीआईए पे आदमी इमीडिएटली एक्ट करे, गंभीरता से ले और तुरंत अस्पताल ले जाए और उसको दिखाए।
तो इसमें मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि किस तरह के मतलब ऑप्शंस उसको उस वक्त इमीडिएटली देखना चाहिए। आपके बगल के क्लिनिक के किसी भी फिजिशियन को दिखा ले, या किसी को न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो रिलेटेड डॉक्टर को दिखा ले, या किसी हॉस्पिटल में जाके दिखा ले, या किस तरह के अस्पताल में दिखाना चाहिए? आप लोगों की क्या राय है इसमें? स्ट्रोक में इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट की जरूरत होती है, तो किसी के क्लिनिक पर जाने से कोई फायदा नहीं है जिनकी सुविधा नहीं होगी, तो अस्पताल में जाना ज्यादा बेटर है जहाँ पे सारी सुविधाएं आपको अवेलेबल हो। आपका कहने का तात्पर्य है कि मेरे जितना समझ में आया है आप लोगों के साथ काम करके, कि जब न्यूरो स्ट्रोक आएगा तो सबसे पहले उसको क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट चाहिएगा। मतलब उसकी उस वक्त मॉनिटरिंग बहुत क्रिटिकल होगी, तो वो एक आईसीयू में एडमिट होगा, और उसके साथ में उसकी डायग्नोसिस होगी, जो एमआरआई, सीटी स्कैन वगैरह सारे प्रोसेस होंगे, उसके इन्वेस्टिगेशंस होंगे, और उसके बेसिस पे उसका ऑपरेटिव होना है तो ऑपरेटिव, नॉन ऑपरेटिव, और उसका ट्रीटमेंट होगा। तो ये इंटीग्रेटेड केयर चाहिए, तो ही ये चीज वास्तविकता में उसका असर होगा। हर पेशेंट को सर आईसीयू में एडमिट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सबसे पहले पेशेंट इमरजेंसी में प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद हम इमेजिंग करके पता लगाएंगे कि वो हेमरेजिक स्ट्रोक है या इस्चेमिक स्ट्रोक है या कोई वेसल ब्लॉक हुआ है, क्या हुआ है, देन अकॉर्डिंगली वी विल प्लान फर्दर। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि पेशेंट जैसे क्रिटिकल केयर में तुरंत जाने की जरूरत नहीं है, तो वो नॉर्मल किसी अस्पताल में चला जाए जहां पे ये सारी सुविधा नहीं है, तो इमरजेंसी तो वहां भी होगी, तो वहां दिखा के वो अपना सर वहाँ न्यूरो इमेजिंग नहीं होगी, न्यूरो इमेजिंग मस्ट है। मिसमैनेजमेंट होने का भी एक ये हाँ। डर रहता है कि टाइमली प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं बन पाए तो हम लेट हो जाते हैं, जो कि गोल्डन आवर्स विंडो पीरियड होता है वो हम लॉस कर देंगे। उसकी वजह से जैसे थ्रोम्बोलाइटिक्स जो इंजेक्शन लगते हैं वो नहीं लग पाते। तो आपका कहने का तात्पर्य है तो जैसा डॉक्टर दीपक राठी ने कहा कि कोई भी पेशेंट जब स्ट्रोक होता है और वो जब अस्पताल पहुंचता है तो वो ऐसे ऐसे अस्पताल जाना चाहिए जहाँ न्यूरोसर्जरी, न्यूरोलॉजी, आईसीयू सारी सुविधा एक साथ अवेलेबल है। और क्योंकि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट है, स्ट्रोक के पेशेंट में शुरू के 24 घंटे में हो सकता है शुरू में सिम्टम्स हल्के दिखे, लेकिन बाद में उस सिचुएशन क्रिटिकल और लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए। इसलिए वो उसको इमीडिएटली ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ आईसीयू और न्यूरोसर्जरी, न्यूरोलॉजी सारी चीजें एक साथ अवेलेबल। तो मेरे जो समझ में आया है, या मैं जो साथ में साथी जुड़े हुए होंगे जिनके मन में सवाल होगा, तो मेरे ये समझ में आया कि जहाँ इंटीग्रेटेड सारी फैसिलिटी हो, और क्योंकि समय बहुत कम है, तो हमें ऐसी जगह गलती से भी नहीं पहुंच जाना है जहाँ पे ये सुविधा नहीं हो और फिर बाद में हम रिपेंट करें या हमको पश्चाताप हो कि हम सही जगह पहुंच जाते तो हम बच जाते, या हम बचाया जा सकता था जिनको हमारे परिजनों को। इसका कोई रिस्क प्रोन टेस्ट होता है, मतलब कि जानने की मतलब कोई तरीका है कि भाई किस एज ग्रुप में कोई टेस्ट कराया जा सकता है कि किसके तरह के एपिसोड आने का, स्ट्रोक को हिंदी में लकवा कहते हैं, लकवा, तो ये लकवा आने के चांसेस किन में ज्यादा है? सर जैसे नॉर्मल पर्सन है, कुछ जैसे मैं हूँ, अगर मेरे को ये है कि मेरे को स्ट्रोक आएगा या नहीं आएगा, तो मैं हाई रिस्क हूँ। जैसे कोई सीडेंटरी लाइफ है, ओबेज हूँ, मैं मोटा हूँ, स्मोकिंग करता हूँ, या अल्कोहल इनटेक है, या मैं डायबिटिक हूँ या हाइपरटेंसिव हूँ, तो मेरे को कि कुछ टेस्ट हैं जो कि अभी लैब में, जैसे 2 या 3 टेस्ट हैं कि जिसमें एक तो लिपिड का वो होता है कि लिपिड रेशियो देखते हैं, जिसमें एलडीएल और एचडीएल का रेशियो देखते हैं, और एक ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड का रेशियो भी देखते हैं। एक कुछ यूरेमिक टॉक्सिन्स हैं, जैसे एडीएमए है, एचडीएमए है, और एक टीएमएओ फैक्टर है। तो उन टेस्टों से हम ये पता लगा सकते हैं कि एपिथेलियल डिसफंक्शन इनकी वजह से हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उससे हम पता लगा सकते हैं उन टेस्टों करके कि अगर उनकी सीरम कंसंट्रेशन ज़्यादा है, रेशियो जैसे ज़्यादा है, ओमेगा 6 फैटी एसिड ज़्यादा होता है, तो एपिथेलियल डिसफंक्शन बढ़ जाता है। उसकी वजह से जो इवन सेम पेशेंट जो कैटेगरी स्ट्रोक की होती है, वो सेम हार्ट अटैक के लिए भी है। ऐसा नहीं है जिसको स्ट्रोक होना है उसको वो इंक्रीज रिस्क हार्ट अटैक के लिए भी है। अपन ये नहीं कह सकते कि सेपरेट क्वांटिटी, पैथोलॉजी दोनों की ही सेम होती है। हाँ, ब्लड टेस्ट कहने का मतलब ब्लड में इनकी मात्रा बढ़ सकती है, किसी चीज की, एलडीएल की या कोई भी चीज की, जिसको आप अपन टेस्ट कर लेते हैं और उसके बेसिस पे बताया जा सकता है कि बॉडी में वो सिक्रीट ज्यादा हो रहा है या उसका संग्रहण ज्यादा हो गया है, तो उस चीज की मात्रा को कम कराना जरूरी है, तो वी कैन एक्ट अपॉन इट। ठीक है। अच्छा, अब ये जो अपन बात कर रहे थे कि गोल्डन आवर पीरियड, तो ये गोल्डन आवर पीरियड कितने समय को अपन गोल्डन आवर माना जाए? लकवा आने के, स्ट्रोक आने के कितने समय को वो गोल्डन आवर माना जाए? कितने समय को वो गोल्डन आवर माना सर सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि स्ट्रोक मतलब होता है एक इस्चेमिक स्ट्रोक जिसमें कि नस रुक जाती है, नस का ब्लॉकेज होना। दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, उसमें नस फट जाती है।
जो भी पेशेंट को सिम्टम्स देख के नहीं बताया जा सकता कि इस्चेमिक स्ट्रोक्स हैं या हेमरेजिक स्ट्रोक है। उसके लिए पेशेंट को अस्पताल जाना है, वहाँ पे उसको इमेजिंग करानी होगी, उसके बाद ही हम क्लियर कर पाएंगे। गोल्डन आवर का पीरियड मैक्सिमम जो होता है इस्चेमिक स्ट्रोक के लिए होता है। अगर आप 4.5 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंच पाते हैं, उसके लिए फिर आपको तुरंत इलाज दिया जाता है, इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जिससे थक्का तुरंत खुलता है और आपको अच्छा इफेक्ट होता है, जिससे लॉन्ग टर्म जो मॉर्बिडिटी है उसको रोका जा सकता है। ऐसी व्यवस्था है जो पेशेंट जो प्रोन में आ गए बाई चांस उन्होंने उसमें नस फट जाती है। जो भी पेशेंट को सिम्टम्स देख के नहीं बताया जा सकता कि इस्चेमिक स्ट्रोक्स हैं या हेमरेजिक स्ट्रोक है। उसके लिए पेशेंट को अस्पताल जाना है, वहाँ पे उसको इमेजिंग करानी होगी, उसके बाद ही हम क्लियर कर पाएंगे। गोल्डन आवर का पीरियड मैक्सिमम जो होता है इस्चेमिक स्ट्रोक के लिए होता है। अगर आप 4.5 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंच पाते हैं, उसके लिए फिर आपको तुरंत इलाज दिया जाता है, इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जिससे थक्का तुरंत खुलता है और आपको अच्छा इफेक्ट होता है, जिससे लॉन्ग टर्म जो मॉर्बिडिटी है उसको रोका जा सकता है। ऐसी व्यवस्था है जो पेशेंट जो प्रोन में आ गए बाई चांस उन्होंने टेस्ट करा लिया है और वो देख रहे हैं प्रोन है, तो कोई ऐसी दवाई प्रिकॉशन के लिए वो अपने यहाँ रख सकते हैं जिसके बेसिस पे मतलब जिससे उनका मतलब अगर ऐसा कोई स्ट्रोक आ जाए तो वो इमीडिएटली कोई मेडिसिन दे सके। सर किसी भी स्ट्रोक में हालांकि कुछ लोग या एस्प्रिन और ब्लड थिनर्स दे देते हैं, बट किसी भी स्ट्रोक में बिना पेशेंट की इमेजिंग करे उसको कोई भी ब्लड थिनर देना ठीक नहीं है, क्योंकि पेशेंट के सिम्टम देख के हम नहीं बता सकते ये इस्चेमिक स्ट्रोक है या हेमरेजिक स्ट्रोक है। अगर हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ और उसने वो दवाइयाँ खा ली तो उसकी दिक्कत और बढ़ जाएगी। तो बेटर है कि जैसे ही सिम्टम्स आए तुरंत अस्पताल पहुंचिए। और एक हाई रिस्क जो पेशेंट है उनमें अपन ये कर सकते हैं कि मॉडिफाई जो लाइफ स्टाइल मॉडिफाई कर दी, या अपन ने मेडिसिन जैसे अपने को लगा कोई डायबिटिक है, कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है जिसको बीपी बढ़ा हुआ है, उसका हम बीपी कंट्रोल कर लें तो इवन एंटी हाइपरटेंस जो बीपी की मेडिसिन है वो भी स्ट्रोक को प्रिवेंट करने के लिए काम आ रही है क्योंकि हिमोरेजिक स्ट्रोक बीपी बढ़ने की वजह से हो रहा है, तो अपन बीपी को कंट्रोल कर लेंगे तो हिमोरेजिक स्ट्रोक भी कंट्रोल हो जाएंगे। जो लकवा है इनके मेजर कारण क्या माने जाए, मतलब आज के टाइम में ये जो जितने भी आ रहे हैं मतलब लाइफस्टाइल से रिलेटेड है या फिर हमारे मतलब कोई बीपी से रिलेटेड होके मतलब पुरानी जिनकी बीमारी है उससे रिलेटेड है या कोई नेग्लिजेंस है जिसके बेसिस पे है, क्या क्या मेजर कारण है ये स्ट्रोक्स के आज की डेट में? तो जैसा सर ने बताया मॉडिफिएबल और नॉन मॉडिफिएबल फैक्टर्स हैं, वही इंपॉर्टेंट हैं सर। इसमें मॉडिफिएबल फैक्टर्स में मोस्टली जैसा बीपी, ये अपने यहाँ से स्पेशली इन इंडिया ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ नहीं लेते, अपने आप से बंद कर देते हैं या उनको लगता है कि कभी बढ़ेगा तब हम दवाइयाँ लेंगे, वो स्ट्रोक का एक बहुत बड़ा कारण है सर। इसके अलावा स्मोकिंग, क्रॉनिक स्मोकिंग स्ट्रोक के लिए एक सेकेंड नंबर पे बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा सर जिन पेशेंट्स को डायबिटीज है, जिनको ओबीज है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आजकल अपना फूड भी उस तरह का हो गया है, ये सब चीजें बहुत उसको इंक्रीज करती हैं रिस्क को। इसमें सॉल्ट इंटेक का भी कोई रिलेशन? सर सॉल्ट इंटेक डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बट सॉल्ट इंटेक से ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, तो उसकी वजह से आपका स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। मतलब एक वी कंपेयर कि अगर 1980 से पहले देखें और 1980 के बाद देखें, जब से फास्ट फूड का मतलब प्रचार ज्यादा हुआ है और खाने लगे हैं, तो आपके हिसाब से स्ट्रोक उसके बाद ज्यादा बढ़े? सर फास्ट फूड लेने से लिपिड प्रोफाइल अपना खराब हो जाता है, जो स्ट्रोक के लिए बहुत बड़ा रीजन है। इसके अलावा सर स्मोकिंग, एल्कोहल, आजकल लोग बहुत लाइफस्टाइल बहुत हो गया है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, ओबेसिटी बढ़ रही है, सब इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में इसीलिए स्ट्रोक के इंसिडेंट्स बढ़े हैं पिछले कुछ सालों में इन कंपेरेटिव टू यूएस बिकॉज ऑफ अवर लाइफस्टाइल चेंजेस सर। एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, जैसे मैडम ने कहा इतने सारे, एक सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर जो आज हम मिस कर रहे हैं वो है स्ट्रेस। तो आज की लाइफस्टाइल में यस सर, एक तो स्लीप डिस्टर्बेंस, आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, इन चीजों से स्ट्रोक का रिस्क काफी बढ़ जाता है। ऐसे पेशेंट ज्यादातर आईसीयू में रहते हैं ट्रीट होते वक्त और शुरू में लाए जाते, हो सकता है कि कुछ तो वार्ड में जाते हो, पर ज्यादातर मैंने देखा है कि आईसीयू में जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स का बाद में मनोविचार क्या होता है या उनकी फैमिली का कि हमने ये ध्यान नहीं दिया या हमने ये कर लिया होता तो अच्छा रहता, या उनके आपने क्या देखा है कि उनकी थॉट प्रोसेस में उन्होंने क्या गलती करी होती है, आपको क्या मिलता है उसमें? तो अधिकतर पेशेंट जो कि स्ट्रोक के आईसीयू में लैंड करते हैं, जब वो रिकवर करना चालू करते हैं तो उन्हें ये रियलाइज होता है कि अगर हमने टाइमली अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखा होता, टाइमली अपने लाइफस्टाइल को सही रखा होता, तो हो सकता है कि ये जो स्ट्रोक हुआ ये हमारे साथ ना होता। इवन कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि जो लेट आए होते हैं, उनके घर वालों का रिग्रेट ही होता है कि सर हम मतलब कि टाइम पे ले आते तो शायद हमारे चांसेस ज़्यादा रहते। और ये रियल फैक्ट है कि बहुत बार पेशेंट इस कंडीशन में आते हैं कि जब ऑलरेडी कभी कभी जो स्ट्रोक की वजह से एस्पिरेट भी कर जाते हैं, चेस्ट खराब हो जाता है, तब लेके आते हैं।
कुछ लोगों का ये होता है कि 24 घंटे के बाद। दूर दूर से लेके आते हैं, तब भी होता है कि वहां से ट्रांसपोर्टेशन में कि यार लेके जाएंगे, कल लेके जाएंगे यार, अभी तो ठीक है। शुरू में पेशेंट कभी कभी क्या होता है, स्ट्रोक में जस्ट वीकनेस आई होती है, लेकिन वो वीकनेस के साथ में जो जिस पार्ट में स्ट्रोक आया है वो इस्चेमिक पार्ट है, लेकिन एक इस्चेमिक पेनम्ब्रा जिसको हम बचाने के लिए जो इंजेक्शन देते हैं, थ्रोम्बोलाइसिस करते हैं, अगर उसको हम टाइमली, अगर पेशेंट प्रेजेंट नहीं होता तो बहुत बार वो क्या होता है, वो भी इस्चीमिया में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी वजह से डिस्फंक्शन हो जाते हैं, तो पेशेंट और डेटेरियोरेट हो जाता है। तो इसलिए टाइमली लेके आना हॉस्पिटल के लिए बहुत जरूरी है। सबसे फर्स्ट काम यही है कि आपको अगर लग रहा है कोई भी वीकनेस आई है पार्ट में, तो फर्स्ट टू रूल आउट दिस दैट इज स्ट्रोक है या नहीं है, वो आपको सोचना नहीं है, तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना है। क्या डॉक्टर कंक्लूड कर सकता हूँ, मैंने वैसे मेरे एक दोस्त को देखा ये करते हुए कि उनके पेरेंट्स ओल्ड हो गए थे, और जो वो जिस पार्ट ऑफ द सिटी में रहते थे वहां पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उतने अच्छे नहीं थे या बहुत लिमिटेड ऑप्शन था, तो वो शिफ्ट होके दूसरी एरिया में गए जहाँ पे 4-5 थे। तो जो लोग जहाँ भी रह रहे हैं, तो उनको अगर उनकी लाइफस्टाइल में या उनके यहाँ बुजुर्ग लोग ज्यादा हैं, तो उनको अपनी लाइफस्टाइल या तो ठीक कर लें, या फिर वो हॉस्पिटल्स चिन्हित करके रखें कि अगर आपके कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो हमारे को उन हॉस्पिटल्स में जाना है जहाँ पे सुपर स्पेशलिटी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, क्रिटिकल केयर, इंटीग्रेटेड सर्विस, इन्वेस्टिगेशन सारी अवेलेबल। यही है, तो उनको पता मतलब पहले से उनके दिमाग में होना चाहिए, होने के बाद मैं कहाँ जाऊं वो वाली स्थिति होगी तो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। स्पेशली ऐसे पेशेंट जो ऑलरेडी प्रोन है, तो हमें पता है कि डायबिटीज है, स्मोकर है, हाइपरटेंसिव है, ओल्ड एज है, तो इनको जब पहले से रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको, उनको हमेशा इस तरह के हॉस्पिटल्स को आइडेंटिफाई करके रखना चाहिए कि सपोज मेरे को स्ट्रोक आ गया तो मुझे कहाँ पहुंचना है। तब क्या होगा सर? ट्रैवल करना हो तो ट्रैवल बीच में ब्रेक करके जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल है, आजकल तो सर गूगल पे बहुत सुविधा है, आप नियर बाय हॉस्पिटल सर्च कर सकते हैं, और वो बहुत जरूरी है। स्ट्रोक में सर टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, टाइम इज द की। अच्छा, इसमें कौन सा पेशेंट की ट्रीटमेंट मेडिकली होता है और कौन सी की सर्जरी होती है? कई बार मैंने देखा है कि साहब हमारे पेशेंट में तो सर्जरी करी नहीं है, ठीक हो जाएगा क्या? या मैंने कभी आगे ये भी सुना है कि साहब इसको सर्जरी की जरूरत नहीं है तो फिर रहने दीजिए। तो उसको पता ही नहीं होता कि मेरे इसमें पेशेंट में सर्जरी होनी चाहिए, यानी किस पेशेंट को सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है और किसको मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट। सर ये डिपेंड करता है, एक तो पेशेंट के टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन, जो हमने बोला गोल्डन आवर्स में हो गया, गोल्डन आवर्स में हो गया तो मेडिकली मैनेज में हो जाता है, जैसे मैम करती थ्रोम्बोलाइसिस चाहे वो ब्लीड कर रहा हो, नहीं चाहे वो नहीं सर, उसमें फर्स्ट अपने सिटी रूल आउट करेंगे कि ये हिमोरेजिक है या नहीं है, तो ऑलरेडी मैम बता चुकी हैं। अगर इस्चेमिक है तो अगर वो टाइमली पहुंच गया तो हिमोरेजिक का अर्थ क्या हुआ? हिमोरेजिक जिसमें ब्लीड हो गया ना, ब्लीड हो गया, और इस्चेमिक का अर्थ? इस्चेमिक में जो कभी थक्का उठ के चला गया, ब्लॉक हो गया, तो ब्लॉकेज का मेडिकल मैनेजमेंट होगा, और इस्चेमिक का क्या नाम है, हेमरेज का मेडिकल मैनेजमेंट शुरू के 3-4 घंटे में हो सकता है। शुरू में दोनों में ही मेडिकल मैनेजमेंट, ये दोनों डिपेंड करेगा सर। एक तो टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन, एक कितनी सेवेरिटी, कितना बड़ा हेमेटोमा, अगर ब्लीड हुआ है, वो साइज बड़ी है, प्रेशर कर रहा है, पेशेंट की जो कंडीशन है पुअर हो रही है, डाउन मतलब जो कंडीशन, जैसे पेशेंट होश में रहता है, कम होश में है, प्रेशर सिम्टम्स आ रहे हैं, प्यूपिल में चेंजेस आ रहे हैं, जैसे पुतली अपनी चौड़ी हो जाती है, वो अगर चेंजेस हैं तो अपन उसका प्लान सर्जिकल करते हैं, जिसमें एवैक्यूएशन करना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेशेंट जो उस वक्त होगा, हाँ, उस पर डिसाइड होगा, चाहे वो ब्लीड है चाहे वो हेमेटोमा है, मतलब चाहे उसके थक्का जमा हो चाहे वो ब्लीड कर रहा हो, दोनों में ये सर्जरी भी पॉसिबल है, दोनों में मेडिकल मैनेजमेंट भी पॉसिबल। इवन आजकल जो सर इस्चेमिक स्ट्रोक है उनमें एंडोवेस्कुलर जैसे तार डालते हैं, तार से अगर जैसे पेशेंट लेट हो गया, 3.5 आवर्स से लेट हो गया, तो 24 आवर्स के अंदर, डिपेंड ऑन साइज, कि इस्चेमिक अगर साइज कम है तो वो थक्के को हम तार से भी निकाल देते हैं। थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन ये इससे क्या होता है कि एक तो जो पेशेंट का लकवा आया जिस पार्ट में ब्रेन में, वो बढ़ेगा नहीं, और उसको वापस से खून का संचार वहां पे हो जाएगा, तो पेशेंट का हो सकता है रिकवरी भी जल्दी हो जाती है पेशेंट की, जो अपन नॉर्मली मेडिकली करें तो, और उसको अपन थक्के को निकाल दें, तो उसमें दोनों में डिफरेंस आ जाता है। थ्रोम्बेक्टमी के बाद थोड़ा जल्दी रिकवरी आती है, कुछ पेशेंट इमीडिएटली भी इम्प्रूव कर जाते हैं विद इन 24 to 48 आवर्स। जैसे कि हार्ट अटैक में कुछ अपन करते हैं, हाँ, तार डाल के अपन क्लॉट निकाल लेते हैं, उसी तरह स्ट्रोक में भी यही लेट पहुंचते हैं तो उनमें भी तार डाल के हमको उसमें से क्लॉट टाइम का निकाल ध्यान रखना जरूरी है। जैसे इंजेक्शन लगाने के लिए हमारे पास 4.5 घंटे का टाइम है, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी के लिए मोस्टली 6 आवर्स का टाइम होता है, बस सिलेक्टेड केसेस में वी कैन गो अप टू 24 आवर्स।
अगर कोई पेशेंट लेट आए, बाहर से आ रहे हैं कहीं है, और अगर वो कैंडिडेट है रिजर्व इसके लिए, तो फिर अपन उसकी एमटी मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी कर सकते हैं। मैं ये पूछ रहा था कि मैंने कई बार देखा है कि न्यूरो के जो स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं वो बहुत लंबे लंबे टाइम तक एडमिटेड रहते हैं क्रिटिकल केयर में या वार्ड में, और पोस्ट सर्जरी भी कई बार बहुत लंबे दौर तक एडमिट। तो इसमें परसेंटेज ऑफ रिकवरी क्या आपके हिसाब से है, या कितनी गंभीरता से इस मरीज को लेना चाहिए अपने को, मतलब आप क्या इसमें एडवाइस देना चाहेंगे कि भाई इसमें रिकवरी चांसेस क्या है और इसके फर्टेलिटी क्या है और कितनी गंभीरता से हमें इसको देखना चाहिए? जहाँ तक रिकवरी की बात है, जो स्ट्रोक के पेशेंट वो जितना जल्दी अस्पताल पहुंचे उतने अच्छे चांसेस ऑफ रिकवरी होते हैं। और अधिकतर पेशेंट बच तो जान तो बचाते हैं, पर उनमें से कुछ पेशेंट्स को डिसेबिलिटी रह जाती है, जैसे कुछ चल फिर नहीं पाते, कुछ अपनी डेली एक्टिविटीज लिमिटेड कर पाते हैं। तो इस तरह रिकवरी सब कुछ डिपेंड करता है कि पेशेंट को कितना बड़ा स्ट्रोक है, वो कितनी जल्दी अस्पताल पहुंचा है, उसको इलाज कितनी जल्दी मिला है। कि अपन ने देखा कि जो सदगुरु जी हैं वासुदेव जी, इनके भी कुछ न्यूरो रिलेटेड इशू हुआ था, तो क्या वो स्ट्रोक था? नहीं सर, वो स्ट्रोक नहीं था, वो क्रोनिक एसडीएच था, सबड्यूरल हेमाटोमा बना था, जो कि उनको हो सकता है कि ओल्ड एज है, बार बार कहीं चोट लगी होगी, गिरने की वजह से क्या होता है रिकरेंट ब्लीड होता रहता है, उसकी वजह से वो लिक्विफाई होके वो प्रेशर करता रहता है, तो इसको ऑपरेट करना ही क्या पड़ता है। उसका कंटेशन भी सेम होता है जो स्ट्रोक का होता है? जी सर एक्चुअली ब्रेन की कोई भी पैथोलॉजी हो, सिम्टम्स आर जनरली सेम होते हैं, उनके जो भी लक्षण दिखते हैं वो जनरली सेम होते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे हुआ है। जैसे स्ट्रोक भी अगर आपको कि लगभग कौन से ब्रेन के पार्ट में आया, उसके हिसाब से सर फंक्शन जाते हैं, जो अपना काम करने का हो सकता है। हाथ वाले एरिया में हुआ है तो हाथ जाएगा, इवन पैर वाले में हुआ है तो पैर जाएगा, या दोनों का हिस्सा इन्वॉल्व हुआ है तो दोनों में जाएगा। तो क्रॉनिक एसडीएच में भी एक साइड की वीकनेस आ सकती है, वो डिपेंड कि यहाँ पे अगर हमेशा हमारा अपोजिट साइड वो कंट्रोल करता है ब्रेन, जैसे राइट वाला लेफ्ट को कंट्रोल करता है, लेफ्ट वाला राइट। आपका मतलब अगर राइट पोर्शन में स्ट्रोक है तो हमारी लेफ्ट बॉडी में असर आएगा, और लेफ्ट पोर्शन में स्ट्रोक है तो राइट बॉडी में स्ट्रोक आएगा, और साथ में आवाज भी जाएगी लेफ्ट में। लेफ्ट मेनली डोमिनेंट ब्रेन होता है, जिससे अपन वाले से आवाज भी जाएगी उस पेशेंट की। ठीक है। रिसेंटली जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, भाई हम लोगों के सबके चर्चा में और कंसर्न का भी सब्जेक्ट था सदगुरु जी का, उसी तरह मिथुन चक्रवर्ती का देखा गया, राहुल रॉय का देखा गया। तो इनमें भी अगर अपन देखें तो इट डजंट, मतलब ये किसी भी क्लास और उसके लिए लिमिटेड नहीं है। मतलब मैं समझूंगा सदगुरु जी की तो लाइफस्टाइल वन ऑफ द बेस्ट लाइफस्टाइल होगी, या पीस ऑफ माइंड उनका ज्यादा होगा, बट इट कैन कम टू एनीवन। तो एक तो लाइफस्टाइल ठीक रखें और उसमें भी अपन जागरूक रहें, ये हमारे रहे। एक मेरे ये भी सुनने में आया बीच में, या जो इस टॉपिक पे डिस्कशन हुआ जब आप लोगों से भी हुआ, कि गट से भी स्ट्रोक का कोई रिलेशनशिप है। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन गट गट मतलब पेट से स्ट्रोक का क्या रिलेशन हो सकता है? सर, जो पहले भी कहावत है कि अगर पेट सही है तो सारी बीमारियों से ही निजात मिल जाती है। खाना सात्विक हो, जैसे हमारे पुराने में, इवन जैसे आजकल जो प्रचलन चला है कि रेड मीट वगैरह जो अपन नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, एनिमल जो प्रोडक्ट्स है, उनसे क्या होता है हमारे गट के जो चेंजेस होते हैं, गट में जो बैक्टीरिया होते हैं वो कुछ टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करते हैं, वो उनको वापस से हमारी जो आते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो ब्लड में जाते हैं, जो कि ब्लड में जाने के बाद वो हमारी जो खून की नस हैं, उनकी जो लेयर्स हैं उनको डैमेज कर देते हैं। उनकी वजह से वही जो क्लॉट्स बनने का चांसेस होता है, और वो अपना स्ट्रोक की तरह प्रेजेंट फिर बाद में करते हैं। मेरे ये समझ में आया कि जो रिस्क प्रोन टेस्ट करते हैं शुरू में, वो टेस्ट भी इन्हीं चीजों के कंजम्पशन या किसी चीज का जो रिप्रेजेंटेशन ब्लड में हो रहा है उसी का टेस्ट करके अपन पता लगाते हैं कि इस व्यक्ति के ये जो अभी ब्लड में मात्रा जाता है तो इसके स्ट्रोक आ सकेगा। तो वो इस तरह का किसी को भी अगर लगता हो अपने में, तो आप लोग जो ओल्ड एज में फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स हो, या जिनको कंसर्न रहता है उनकी लाइफस्टाइल को लेके, तो वो ये टेस्ट किसी भी अच्छे अस्पताल में या अच्छे डायग्नोस्टिक सेंटर में जाके करा सकते हैं, जिससे आपको इस बारे में जानकारी हमेशा रहे। तो हमारे फेसबुक फ्रेंड्स, जब मैंने ये वीडियो अपलोड किया था तो उन्होंने भी इस पे कुछ कमेंट्स किए थे। तो उनमें से एक है बागेश्वरी दायमा जी। तो उन्होंने इसमें लिखा कि उनके भी घर में किसी को गार्डन में वॉक करते वक्त तुरंत स्ट्रोक आया, 38 साल के थे। तो और मतलब उनको बहुत दिक्कत हुई। तो आपको क्या लगता है कि ये इसका, अच्छा उन्होंने पूछा भी कि इसका क्या कारण रहा होगा, तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या कारण रहा होगा? उनको
अपन इस वीडियो के माध्यम से अगर बता पाए। उनका ये हो सकता है मोस्टली कि उनको हाइपरटेंशन रहा हो, बीपी बढ़ा हुआ रहा हो, जो कि बहुत बार अब लोग सोचते हैं कि मेरे को घबराहट हो रही है या हो रही है, वो जबकि बीपी की वजह से नहीं होता, लेकिन लोगों ने कोरिलेट कर रखा है, जब भी घबराहट होगी इसका मतलब बीपी बढ़ा हुआ है। तो उन्होंने हो सकता है उनको बीपी रहा होगा जो कि सिम्टोमेटिक नहीं रहा, लेकिन वो सडनली इंक्रीज हो गया, जो कि नेग्लेक्ट कर रखा था, उन्होंने कभी दिखाया नहीं, कभी मॉनिटर नहीं किया, और वो सडन उनकी वजह से उनको ब्लीड हो। मतलब आपके हिसाब से नेग्लिजेंस फॉर ऑफ बीपी कैन बी वन रीजन जिसके कारण ये हुआ हो, और कई सारे कारण भी उसके हो सकते हैं। अच्छा, एक और हमारे दोस्त है लोकेश जी, जिन्होंने इस पे लिखा कि ये जो अभी वैक्सीनेशन या इन कारणों से भी सुनने में आ रहा है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। ऐसा कोई एविडेंस नहीं है बट सर, इसलिए ये कहना मुश्किल है। अभी तक ऐसी किसी स्टडी में ये प्रूव नहीं किया है, कि लेकिन हाँ एक ग्रॉस जनरल फीलिंग है पब्लिक में, ऐसा फियर है कि शायद कोविड की वजह से या वैक्सीन की वजह से लोगों को स्ट्रोक के इंसिडेंस बढ़ गए, बट ऐसा प्रूवन नहीं। उन्होंने इस पे लिखा है कि मीट, एग्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आर हाई इन कोलेस्ट्रॉल एंड सैचुरेटेड फैट. All these fatty substances build up inside the walls of arteries as plaque. Blood flow to all areas of blood is impeded. जैसा आपने कहा फूड का कंजम्पशन है उसके कारण ये चीज हो जाती है, तो इन्होंने भी यही एक बात लिखी थी लोकेश मेघनानी जी, तो ये सही है जानकारी। ठीक है, तो ये दोस्तों जो एक कंसर्न था जो मन में आया कई सारे पेशेंट्स को, एक अभी रिसेंटली हमारे यहाँ नागपाल जी आए थे, तो वो अपनी मदर को लेके आए, विकी नागपाल जी, तो उनकी मदर को जैसे करीबन 4-5 बजे तो वो लेके आए, तो करीबन सुबह 11-12 बजे के आसपास उनको हकलाने की प्रॉब्लम होने लगी और कुछ होने लगी, और फिर वो 1 घंटे में ठीक हो गई। तो वो 1 घंटे में ठीक हो जाने से उनको ऐसा लगा कि मेरी मदर के कुछ हुआ होगा थोड़ा सा नॉर्मल, और नाउ शी इज फाइन। फिर वो 4-5 बजे उनको अचानक से तुरंत केयर एम्बुलेंस में लेके आए, और एकदम डरे हुए थे क्योंकि उनका हकलाना बढ़ गया, स्वेलो करने की प्रॉब्लम, मुंह का टेढ़ा होना और रिप्रेजेंटेशंस हो गए। तो वो गोल्डन आवर का पीरियड उनका थोड़ा सा मतलब चेंज हो रहा था। तो इस तरह के बहुत सारी इंक्वायरी आई, उनसे हमने पूछा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, तो बोला कि हमें ऐसा लगा कि भाई एक कुछ नेचुरली कोई फूड इंटेक से या कोई चीज से अचानक प्रॉब्लम हुई होगी जो वापस ठीक हो गई। तो इन चीजों को देख के बड़ी घबराहट हो जाती है। वो अपनी माता जी को लाए थे, तो मुझे भी मतलब ऐसा लगने लग जाता है, वो हमारे जानकार है, तो ऐसा लगने लग जाता है तो कोई किसी के साथ हादसा नहीं हो जाए। तो आप लोग भी जागरूक रहें, ये इन्फॉर्मेशन मैं आशा करता हूँ आप लोगों के काम आए। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जिसमें जिन पेशेंट्स में TIA देखा गया है कि अपन ट्रांजिमिक इस्चेमिक एपिसोड, जनरली उनको कैरोटिड, जो अपने यहाँ पे कैरोटिड होती है उसमें स्टेनोसिस जनरली मिलती है। जनरली जो TIA कॉमन होते हैं वो ओल्डर एज में कॉमनली देखेंगे, जो कैरोटिड स्टेनोसिस या कार्डियक कोई बालवुलर डिजीज है, तो वहाँ से जनरली छोटे छोटे थक्के उठते रहते हैं। तो बहुत बार तो हमारी बॉडी मैकेनिज्म होती है कि वो उनको डिसइंक्रीट, मतलब उनको भी नष्ट कर दे, लेकिन कुछ नहीं हो पाते जिनकी वजह TIA हो जाता है। कभी कभी वो सडन इतने ज्यादा बन गए कि वो स्ट्रोक की तरह प्रेजेंट करता है। तो हमें कार्डियक, जो ओल्डर अगर पेशेंट हैं तो उनको हार्ट की भी बीमारी रूल आउट करनी चाहिए। अगर बालवुलर डिजीज है तो उसका भी अपने को मतलब ट्रीटमेंट कराना चाहिए। बहुत बार कैरोटिड स्टेनोसिस होती है, तो उसकी वजह अगर TIA हो रहा है तो ये भी रूल आउट कराना पड़ेगा आप लोगों को। ब्रेन में सप्लाई करती है, और स्टेनोसिस का मतलब है वो सिकुड़ गई है उसी, जैसे अपने पाइपलाइन आती है, पाइपलाइन में रुंझना बोलते हैं अपन, पाइपलाइन अंदर से धीरे धीरे टाइम के साथ में रुंझ जाती है, उसमें जैसे ये प्लेक बन जाते हैं। फैट के जो अपन बात कर रहे थे, फैट के क्या होता है, प्लेक लेयर्स के नीचे जमते जाते हैं, तो उसकी वजह से उनकी जो सिकुड़ जाती है तो उसके बाद उसमें आने जाने ब्लड को फ्लो कम हो कर रहे हैं। जो हम पूरे सब मिलके कोशिश कर रहे हैं, इसमें अगर हम इस अपनी इनिशिएटिव से अगर एक जान भी बचा पाए तो हमें, हमारा जो ये समय लगाना, हमारा जो इनिशिएटिव लेना, हम फील करेंगे कि हमने अपना मतलब जो योगदान है, जो हम करना चाह रहे हैं, वो सफल हुआ है। और अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है तो डिजिटल मीडिया के माध्यम से, जो भी चैनल पे आप देख रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम, जहां पे भी आप इसको देख रहे हैं, आप हमारे को कमेंट्स के द्वारा इस पे लिख के तुरंत जवाब दे सके। आपके कोई भी आज की डेट में जिसके कोई परेशानी हुई हो रही हो, या फिर किसी के बाद में आपको नजर आए, कभी भी आप हमसे संपर्क करना चाहें तो आप हमारे को इसके लिए इमीडिएट लिख सकते हैं। आशा करता हूँ आपके काम आएगी ये सारी बातें।